Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about India-Nepal border issue. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. भारत और नेपाल के बीच में कहाँ है बॉर्डर डिस्प्यूट, पहले उसको समझते हैं, फिर करंट कॉन्टेक्स्ट पे आएंगे। देखिए, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल किंगडम के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सगौली। दिस ट्रीटी ऑफ सगौली वाज साइंड आफ्टर एंग्लो नेपालीज वॉर दैट वाज फॉट बिटवीन 1814 टू 1816। इस वॉर में नेपाल किंगडम की हार हुई थी। उसके बाद एक अग्रीमेंट साइन हुआ। उस अग्रीमेंट का नाम है ट्रीटी ऑफ सगौली। उसके अंदर आर्टिकल 5 था। जो आर्टिकल 5 कहता है कि नेपाल किंगडम will be the east of Kali River. Article 5 says कि the jurisdiction of Nepal ruler will be over the land east of Kali River. तो काली नदी के ईस्ट में नेपाल का किंगडम रहेगा और उसके वेस्टर्न साइड में फिर ब्रिटिश इंडिया रहेगा। इस तरीके से ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई। अब ये काली नदी को लेकर के डिस्प्यूट हो गया बाद में, क्योंकि अगर आप देखें इस एरिया में तो दो स्ट्रीम्स हैं। एक स्ट्रीम कुछ ऐसे आती है, दूसरी कुछ इस दर से आती है और दोनों को काली नदी कहा जाता है। ठीक है, एक थोड़ी सी नैरो है, दूसरी थोड़ी वाइड है, दोनों को काली नदी कहा जाता है। और आगे जाकर के ये दो स्ट्रीम जब मिल जाती हैं तो फिर इनको कहा जाता है महाकाली नदी और उसी को आगे जाकर के फिर शारदा नदी कह दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो द मेन डिस्प्यूट इज कि इनमें से किस स्ट्रीम को कहा जाए काली नदी। बोथ ऑफ देम आर लोकली नोन एज काली। और अगर इसको कहा जाएगा काली, मान लीजिए, तो फिर ये वाला जो पूरा एरिया है इट विल बिलोंग टू नेपाल। और अगर इस स्ट्रीम को कहा जाए काली तो फिर ये वाला जो पूरा एरिया है इट विल बिलोंग टू इंडिया। और इसी ट्राई जंक्शन रीजन को लेकर के है डिस्प्यूट। ये वाला एरिया को लेकर के है डिस्प्यूट उत्तराखंड के पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये रीजन पड़ता है। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट लोकेशन है, लिम्पूधारा, लीपू लेखन, काला पानी, जो नेपाल और भारत के बीच में डिस्प्यूटेड है। और डिस्प्यूट है मेनली बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ सगौली। उसके अंदर लिखा हुआ है काली नदी होगी बॉर्डर, बट काली नदी दो स्ट्रीम्स को कही जाती है। इसको लेकर के ये छोटा सा जो लैंड पार्सल है, ट्राई लेटरल, ये ट्रायंगुलर साइज शेप का लैंड पार्सल, इसको लेकर के हो गया डिस्प्यूट। और ये जो एरिया है ये ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल है, ऊपर साइड में चाइना है। तो डिस्प्यूट तो है ही काली नदी को लेकर के कि इसको बोला जाए काली नदी, इस स्ट्रीम को, कि इस स्ट्रीम को बोला जाए काली नदी। बट ये टेरिटरी अभी तक भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में है और दोनों देश इस डिस्प्यूट को एक डिस्कशन के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हुआ क्या, साल 2019 में इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर का जो टेरिटोरियल स्टेटस है उसको बदला। उसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई और लद्दाख को दूसरी यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो भारत का नया मैप बना। तो इस कारण से भारत सरकार ने एक नया ऑफिशियल मैप रिलीज किया जहां पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग अलग यूनियन टेरिटरी की तरह दिखाया गया। उस नए मैप में भारत ने, जैसा पुराने मैप में था ठीक वैसे ही, ऐसा कुछ नया काम नहीं किया हमने। हमने क्या किया कि ये वाला जो एरिया है बेसिकली जो डिस्प्यूटेड है नेपाल और भारत के बीच में बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग काली रिवर, तो इस एरिया को भारत ने भारत का हिस्सा दिखाया। जस्ट लाइक अर्लियर, कुछ भी हमने बदलाव नहीं किया। दिस एरिया इंक्लूडिंग लिम्पू धारा पास, काला पानी एंड लीपू लेक रीजन, इसको हमने भारत का हिस्सा दिखाया। बट नेपाल ने 2020 में हमारे जो नए रिलीज्ड मैप थे उसको लेकर के ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया कि नहीं नहीं, ये एरिया तो डिस्प्यूटेड है, आपने इसको अपनी टेरिटरी कैसे दिखा दी। और नेपाल ने जवाब में अपना खुद का मैप रिलीज किया और उस मैप में नेपाल ने ये टेरिटरी को खुद के कंट्री का हिस्सा बताया। अब
ऐसा क्यों किया नेपाल ने, इसको लेकर के कोई एक सटीक जवाब नहीं हो सकता। एट बेस्ट ये कहा जा सकता है कि नेपाल वाज एक्टिंग ऑन बिहेस्ट ऑफ चाइना। चाइना चढ़ा रहा था नेपाल को, क्योंकि हम दोनों देशों को पता है कि देयर वर डिफरेंसेस, देयर वर डिस्प्यूट, एंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कंटिन्यूअस बायलैटरल टॉक्स ऑलरेडी चल रहे थे। येट नेपाल एस्केलेटेड द मैटर, सो दैट इज व्हाई नेपाल्स रिएक्शन वाज इनएक्सप्लिकेबल। ठीक है, चाइना इसके पीछे हो सकता है। ये जो पूरा का पूरा जो डिबेट है या डिस्प्यूट है, वो इस छोटे से लैंड पार्सल को लेकर के है। इस लैंड पार्सल को लेकर के यही एरिया जो है, और नेपाल ने जो नई मैप रिलीज की 2020 में, उसमें इस एरिया को नेपाल ने खुद का हिस्सा बताया, जबकि भारत के मैप के हिसाब से ये वाला जो एरिया है वो भारत का हिस्सा है। और ये जो डिस्प्यूट है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू दिस काली रिवर। एक काली रिवर ये है, दूसरी काली रिवर ये है। अब भारत कह रहा है कि भारत के हिसाब से ये है काली रिवर, इसलिए ये पूरा हिस्सा भारत का हिस्सा होना चाहिए। नेपाल का कहना है ये है काली रिवर, इसलिए ये पूरा हिस्सा नेपाल का हिस्सा होना चाहिए। जो भी है, 2020 में जब ये डिस्प्यूट हुआ ना, तो भारत ने वापस से नेपाल को समझाया कि देखो यार, बेवजह का डिस्प्यूट करके फायदा है नहीं, अभी भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। हम लोग एक जॉइंट मैकेनिज्म स्टैब्लिश करते हैं, नेगोशिएशन करके, प्रॉपर एनालिसिस करके, और फिर हम लोग इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री ने मिल करके एक अग्रीमेंट साइन किया, जहां पे दोनों ने अग्री किया कि दिस टेरिटोरियल डिस्प्यूट विथ रिस्पेक्ट टू काला पानी रीजन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल विल बी रिजॉल्व थ्रू बायलैटरल डिस्कशंस। ये बात हो गई 2020 के बाद। ठीक है, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अभी दोनों साइड्स नेगोशिएट कर रहे हैं, रेगुलर टाइम इंटरवल पे दोनों साइड के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मुलाकात कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। इसी दौरान अभी हाल फिलहाल में नेपाल ने 100 रुपए का अपना करेंसी नोट रिलीज किया। उस करेंसी नोट पे नेपाल ने नेपाल का मैप रिफ्लेक्ट किया, और उस मैप में नेपाल ने ये वाली टेरिटरी को नेपाल का हिस्सा बताया। तो अननेसेसरीली वापस से उस डिस्प्यूट को राइज करने की कोशिश की है, एस्केलेट करने की कोशिश की है नेपाल ने, जब ऑलरेडी दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। सो दैट इज वाई अगेन इंडिया बिलीव्स कि दिस हैज बीन डन ऑन बिहेस्ट ऑफ चाइना। नेपाल हाल फिलहाल में काफी ज्यादा प्रो चाइना टिल्ट दिखा रहा है, चाइना की तरफ अपना झुकाव दिखा रहा है। और भारत और नेपाल के रिलेशंस काफी अच्छे रहे थे राइट सिंस इंडिपेंडेंस, लेकिन 2015 के बाद से भारत और नेपाल के रिलेशंस थोड़े से खराब हुए, और उसका फायदा उठा रहा है चाइना। और चाइना के तरफ अब नेपाल का झुकाव बढ़ता जा रहा है, और उसी का नतीजा आप मान सकते हैं कि नेपाल यूनिलैटरल प्रोवोकेशन कर रहा है, बात बात पे बेवजह का चीजों को एस्केलेट कर रहा है, जबकि दोनों साइड्स के बीच में ऑलरेडी एक ज्वाइंट मैकेनिज्म स्टैब्लिश की जा चुकी है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो भारत और नेपाल के रिलेशंस 2015 तक बहुत अच्छे थे। 2015 के बाद से कुछ उसमें अंतर आया है, जिसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है चाइना। तो जरा समझते हैं कि कैसे थे रिलेशंस, क्यों 2015 में अंतर आया, और चाइना उसका कैसे फायदा उठा रहा है, और हाल फिलहाल में क्या किया जा सकता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, राइट सिंस इंडिपेंडेंस बोथ साइड्स इंडिया एंड नेपाल शेयर्ड ए वेरी गुड डिप्लोमेटिक टाइज। देखिए, हम लोग नेचुरल अलाइज कहे जा सकते हैं, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी, वैसे तो इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, बट रिलीजन वाइज अगर देखा जाए तो हिंदू मेजोरिटी कंट्री है, नेपाल इज ऑल्सो हिंदू स्टेट। नेचुरल अलाई, ओपन बॉर्डर है दोनों देशों के बीच में। ठीक है, काफी सारी सिमिलैरिटीज को देखते हुए इंडिया और नेपाल ने आपस में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया इन द ईयर 1950, और दोनों देश एक दूसरे को नेचुरल अलाइज मानते रहे बिकॉज ऑफ कल्चरल टाइज। देयर आर मेनी हिंदू रिलीजियस साइट इन नेपाल लाइक पशुपति टेम्पल एंड ऑल, कॉमन वैल्यूज, रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेसी। वैसे नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी थोड़ी लेट आई, 1990 में आई। स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज, ये जो पीपल टू पीपल टाइज है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। क्रॉस कंट्री मैरिजेस काफी फ्रीक्वेंट है। उसके अलावा इंडिया और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर है, इसलिए कई सारे लोग भारत से नेपाल में काम करने जाते हैं, और नेपाल से तो कई सारे लोग भारत पे काम करने आते ही हैं। तो ये जो पीपल टू पीपल टाइज इतना स्ट्रांग है, इसी कारण से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को कह दिया जाता है कभी कभार रोटी बेटी का संबंध। रोटी का संबंध से मेरा मतलब है
रोटी का संबंध बताता है इकोनॉमिक रिलेशंस काफी स्ट्रांग हैं, लोग एक दूसरे जगह पे पैसा कमाने के लिए जाते हैं। और बेटी का संबंध मतलब क्रॉस कंट्री मैरिजेस काफी फ्रीक्वेंट है। तो काफी क्लोज रिलेशन रहा है इंडिया और नेपाल का। बट नेपाल की थोड़ी सी इंटरनल पॉलिटिक्स समझिए, तब जाकर के आप समझेंगे कि 2015 में भारत और नेपाल के बीच में डिफरेंसेस क्यों क्रिएट होने शुरू हुए। इंटरनल पॉलिटिक्स समझने से पहले नेपाल की थोड़ी ज्योग्राफी देख लीजिए। ये है अगर नेपाल, तो नेपाल का ये जो अपर एरिया है यहाँ पे तो ग्रेटर हिमालयज है, और वहां पे फिर पॉपुलेशन ना के बराबर है, पॉपुलेशन डेंसिटी ना के बराबर है ग्रेटर हिमालयज में। फिर ये मिडिल हिमालयज और तराई रीजन बच गया, और जो भी पॉपुलेशन सेटलमेंट है वो मिडिल हिमालयज में और तराई रीजन में है। तराई एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तराई एरिया में जो मोर और लेस हिल के प्लेन्स एरिया है, वहां पे जिस एथनिसिटी के लोग रहते हैं वो हैं मधेसीस। जबकि ये जो मिडिल हिमालयज में जो लोग रहते हैं उनको कहा जाता है पहाड़ीज। और ये पहाड़ीज और मधेसीस के बीच में थोड़ा सा एथनिक हॉस्टिलिटी रहता है, डिफरेंसेस रहते हैं। और ये जो तराई के लोग हैं, आप देखो, ये जो तराई एरिया है ये भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से बॉर्डर शेयर करता है। राइट, ये तराई वाला एरिया भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इन तराई रीजन में रहने वाले जो मधेसीज हैं उनके साथ भारत के लोगों का काफी स्ट्रॉन्ग कल्चरल रिलेशन है। तराई लोगों के साथ ही, यानी कि मधेसी लोगों के साथ, जो लोग तराई रीजन में रहते हैं उनके साथ ये जो क्रॉस कंट्री मैरिज का रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि ये जो मधेसीज रहते हैं तराई एरिया में उनके साथ भारत का रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, एंड दे आर प्रो इंडिया। और मधेसीज और पहाड़ीज के बीच में एथनिक हॉस्टिलिटी रहती है इन जनरल। इस कारण से ये जो पहाड़ी लोग हैं वो हो गए थोड़े से एंटी इंडिया, और एंटी इंडिया होंगे तो फिर प्रो चाइना हो जाएंगे। और ये हो गए नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स। तराई मधेसीस प्रो इंडिया, और पहाड़ी लोग, सिंस दे हैव डिस्प्यूट विद द तराई पीपल, दैट इज व्हाई दे हैव बिकम एंटी इंडिया एंड प्रो चाइना। अब जो तराई के लोग हैं, ये लोग जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो है नेपाली कांग्रेस। तो नेचुरल सी बात है कि ये जो पहाड़ी लोग हैं वो जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो एंटी इंडिया होगी। और ये लोग जिस पार्टी को वहां सपोर्ट करते हैं वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। तो भारत के बाकी सारे जो नेबर कंट्रीज हैं उसी की तरह नेपाल के अंदर भी पॉलिटिक्स जो है वो डायकोटोमस है, क्लियरली डिवाइडेड है। कुछ लोग हैं जो प्रो इंडिया हैं और एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और वो पार्टी है नेपाली कांग्रेस। और कुछ लोग हैं जो भारत के अगेंस्ट है और एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं नेपाल के अंदर, और वो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। एंड नेचुरली दिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल हैज स्ट्रॉन्ग नेक्सस विथ चाइना। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई नेपाल की। अब नेपाल के अंदर जब भी आप देखोगे कि वहां पे नेपाली कांग्रेस की सरकार आएगी तो भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हो जाते हैं, और जब भी वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आती है तो भारत के साथ उसके संबंध थोड़े खराब होने लगते हैं और वो प्रो चाइना टिल्ट दिखाने लगता है। 2015 में फिर क्या हुआ, ये तो जनरल पॉलिटिक्स है, लेकिन 2015 में देखिए हुआ क्या। 2015 में नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बातें थी जो मधेसी लोगों के इंटरेस्ट को सबवर्ट कर रही थी, कमजोर कर रही थी, नेग्लेक्ट कर रही थी, और पहाड़ियों को फेवर कर रही थी। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे डिवाइड की गई थी जिसके कारण 5,000 पहाड़ीज मिल करके एक लीडर को चुन सकते थे, जबकि तराई एरिया में 1 लाख तराई लोग मिलकर के एक लीडर को चुनते। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे बनाई गई थी। नॉर्मली हमारे देश में जब डिलिमिटेशन किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है तो कोशिश की जाती है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मोर और लेस पॉपुलेशन बराबर हो, 10 लाख पे एक रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन नेपाल में काफी स्क्यूड रिप्रेजेंटेशन दिया गया उस नए संविधान के हिसाब से। 5,000 पहाड़ियों को एक रिप्रेजेंटेशन, जबकि लगभग 1 लाख तराई लोगों को, मधेसी लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन। इंडिया ने इस इशू को रेज किया, क्योंकि तराई लोग जो है वो भारत के साथ काफी करीब हैं, कल्चरल रिलेशन है। तो इंडिया ने इस इशू को रेज किया कि आपका जो संविधान है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्क्यूड है इन फेवर ऑफ पहाड़ीज,
एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मधेसीज। तो इसको थोड़ा सा आपको ठीक करना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि नेपाल ने इस इंडिया के सजेशन को इंटरफेरेंस की तरह देखा इन इट्स इंटरनल पॉलिटिक्स, कि हम संविधान बना रहे हैं और भारत उसमें इंटरफेयर कर रहा है और इनडायरेक्टली हमें धमकी दे रहा है कि देख लो हमारे तराई वाले लोगों का, मधेसी लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान दो। नेपाल ने इसको इंटरफेरेंस की तरह देखा। नेपाल गवर्नमेंट डिड नॉट टेक इट इन राइट वेन। दूसरा, एक और चीज हो गई 2015 में। 2015 में नेपाल में कई सारे जगहों पे आए अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक को कवर करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए इंडियन मीडिया गई वहां पे, और इंडियन मीडिया ने काफी इनसेंसिटिव तरीके से रिपोर्टिंग की। जाके पूछ रहे हैं कि हाँ बताइए आपका घर टूट गया, आपको कैसा लग रहा है। नेचुरली नेपाल के लोगों को गुस्सा आएगा, कई सारे इंडियन मीडिया वाले लोग पिटे भी। इस कारण से भारत का जो इमेज है वो खराब हुआ, बिकॉज ऑफ इनसेंसिटिव मीडिया रिपोर्टिंग। तीसरा क्या हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना करके लाए थे नेपाल के लोग 2015 में, वो नेचुरली मधेसी लोगों के इंटरेस्ट से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो कर ही रहा था। तो मधेसी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट जो है वो थोड़ा वायलेंट हो गया। वायलेंट होने के कारण ये जो एरिया है, तराई एरिया, वहां पे कई सारी जगहों पे रास्ते बंद हो गए, रास्ते जो है वो ब्लॉकेड कर दिए गए, बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज। अब प्रोटेस्ट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज खराब हुए, तो भारत से जो सप्लाई जाता है कई सारी चीजों का, क्रूड ऑयल मान लीजिए, एसेंशियल मेडिसिन, फूड आइटम्स, वो सप्लाई काफी दिनों तक रुक गया बिकॉज ऑफ रोड ब्लॉकेट्स। नेपाल ने, नेपाल की सरकार ने ये जो ब्लॉकेड हुआ, जिसमें कई सारे एसेंशियल आइटम्स नेपाल में महीनों तक सप्लाई नहीं हो पाए, उसके लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि भारत सरकार जानबूझ करके सप्लाई नहीं कर रही है ताकि नेपाल भारत के डिमांड को मानने के लिए मजबूर हो जाए। तो ब्लॉकेड जो था वो हुआ था बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस इन द तराई रीजन, बट नेपाल गवर्नमेंट टुक इट otherwise. It saw it as India's attempt to arm twist Nepal in order to follow the directive of India. और नतीजा ये हुआ कि इसके बाद रिलेशंस और खराब हो गए और नेपाल पूरी तरीके से प्रो चाइना टिल्ट होने लगा। वैसे भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई वहां पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल प्रो चाइना होने लगा। नेपाल ने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया। हाल फिलहाल में अब दोनों साइड अब कंक्रीट प्लान्स ड्रॉ कर रहे हैं कि कैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंप्लीमेंट होगा नेपाल के अंदर, चाइना का। नेपाल तिब्बत डेवलपमेंट कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। नेपाल के अंदर जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, वहां में चाइना अपना कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खोल रहा है। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि दोनों देश कितने करीब आ रहे हैं, और यही कारण है कि चाइना के कहने पे बार बार नेपाल अब ये डिस्प्यूट, जो काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसको रेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि नेपाल के अंदर सरकार है पुष्प कमल दहल की, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, और चाइना के साथ काफी स्ट्रांग एक्सेस बन रही है उनकी, और इस कारण से वो यूनिलैटरल तरीके से भारत को प्रोवोक कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू काला पानी डिस्प्यूट। देखिए, नेपाल और इंडिया के बीच में तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमें करीब लाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल फैक्टर। देखिए, नेपाल कितना भी उछल ले, ठीक है, मैं एकदम लूज टंग में बोल रहा हूँ, नेपाल कुछ कर नहीं सकता, चाइना के साथ बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी हो नहीं सकती। क्योंकि आप देखो, ये नेचुरल सा बैरियर वॉल खड़ा है, ग्रेट हिमालय, जो नेपाल को बहुत ज्यादा चाइना के साथ क्लोज आने देगा नहीं। सो वी हैव ज्योग्राफिकल एडवांटेज ओवर चाइना एज फार एज आवर रिलेशन विद नेपाल इज कंसर्न। लेकिन हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं 2015 में, जाने अनजाने में, उस चीज को एड्रेस करना होगा। और उसके अलावा नेपाल के साथ हमारा जो स्ट्रॉन्ग को रिलेशन हो सकता है, वो हो सकता है हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी में। नेपाल से कई सारी नदियां आती हैं जो फास्ट पेस से नीचे गिरती है, नेपाल तो हिली एरिया है, तो हाइड्रो पावर को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और भारत के अंदर पावर प्रोडक्शन को प्रमोट करने की वैसे भी जरूरत है, और हाइड्रो पावर इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नेपाल इज हैविंग अबाउट 6,000 rivers, small and big rivers, and has a potential of about 83,000 megawatt of electricity. और नेपाल के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स वो कर पाए और एनर्जी को टैप कर पाए। इसीलिए भारत के पास एक अच्छा मौका है नेपाल के साथ हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस करने का। लेकिन अभी तक इस एडवांटेज को हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर नहीं पाए हैं। रीजन बीइंग, चाइना टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, और भारत का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहा है।
भारत को एक प्रोजेक्ट मिला था 1996 में, महाकाली रिवर के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने का, जिसको हम आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए. सो बिकॉज ऑफ दैट, एंड चाइना इज ऑलरेडी अवेलेबल विथ बिगर टेक्नोलॉजी एंड बिगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दैट इज वाई भारत अभी भी हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी का जो पोटेंशियल है नेपाल के साथ, इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बीच में, उसको पूरी तरीके से टैप नहीं कर पाया. बट ऐसा नहीं है कि अभी तक हमने कोई भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं किया है. महाकाली रिवर पे प्रोजेक्ट अभी तक हम लगा नहीं पाए हैं, डिले हुआ है. बट अरुण 3 नाम का एक प्रोजेक्ट है जो इंडिया ऑलरेडी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल के अंदर लगा चुका है. तो अरुण 3 इज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. अब ऐसा प्रश्न मेंस में पूछा जा सकता है कि नेपाल इज एन इंपॉर्टेंट अलाई ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया. हाईलाइट द डेवलपमेंट इन करंट टाइम्स दैट हैज क्रिएटेड डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स. तो नेपाल का सिग्निफिकेंस, आपको ये हिंट्स देख करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. एक सबसे महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस नेपाल का है इन ऑर्डर टू एलियनेट और आइसोलेट पाकिस्तान इन साउथ एशिया रीजन. भारत की पॉलिसी है कि साउथ एशिया में हम पाकिस्तान को अकेला कर दें, पाकिस्तान को कोई सपोर्ट ना करे. इसके लिए हमें जरूरी है कि नेपाल और बाकी साउथ एशियन देशों के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन अच्छी रहे, ताकि पाकिस्तान को कोई सपोर्ट ना मिले. ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. अब तो वैसे भी अब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, तो मेंस की तैयारी जोरों शोर से होनी चाहिए. जिनको भी इस साल मेंस लिखना है, तो डेली अब कम से कम आपसे तो 2 आंसर लिखना शुरू कर दीजिए. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एमआरआई, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग. So this topic is important from our syllabus, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. यू नेवर नो कब वो लोग प्रश्न पूछ लें, एमआरआई टेक्नोलॉजी क्या होती है एंड ऑल. एसएनटी पेपर में आ सकता है, जीएस पेपर 3 में. एमआरआई नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसेस है. मतलब ऐसा कुछ है नहीं है कि आपके बॉडी के अंदर कुछ चीज डाली जाएगी और इन्वेस्टिगेट किया जाएगा डायग्नोस करने के लिए एनी डिजीज. तो नॉन इन्वेसिव है, आपके बॉडी के अंदर कुछ भी डाला नहीं जाएगा. बट एमआरआई टेक्निक की मदद से सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि ब्रेन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जैसे हार्ट, स्पाइनल कोड, लीवर, आर्टरीज, इन सब का इमेजिंग किया जा सकता है. इनकी एक इमेज बनाई जा सकती है और उनको स्टडी किया जा सकता है. सो एमआरआई इज ए गुड टेक्निक टू लुक इनसाइड ह्यूमन बॉडी विदाउट सर्जरी. और एमआरआई की मदद से कैंसर का ट्रीटमेंट, इफ इट इज इन अर्ली स्टेज, अल्जाइमर, डेमेंशिया, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, ये सब किया जा सकता है. अर्ली फेज में डायग्नोसिस की जा सकती है इन सब. एमआरआई टेक्निक में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है. मैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है. इसलिए वो इंसान जिसके बॉडी के अंदर कुछ भी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, जैसे कि पेस मेकर मान लीजिए हार्ट में लगा है, या नी में मेटालिक नी लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों का एमआरआई नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है उस मेटल के अंदर, और उससे फिर उस इंसान की डेथ भी हो सकती है. एमआरआई जो होता है उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी होती है वो जरा देखते हैं. देखिए, हमारे बॉडी के अंदर तो बहुत सारा वाटर और फैट है ही. जो भी हमारा सॉफ्ट टिश्यूज होता है, ब्रेन एंड ऑल, वहां पे वाटर और फैट होता है. उस वाटर में या फैट के अंदर हाइड्रोजन होता है. और हाइड्रोजन जो है उसका अगर न्यूक्लियस देखा जाए तो इट इज बेसिकली H+, 1 प्रोटॉन ओनली. हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इज 1 प्रोटॉन ओनली, राइट. अभी क्या होता है कि एमआरआई करते वक्त एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है. इस तरीके का एक सिस्टम होता है, और उसकी मदद से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है. सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक क्रिएट किया जाता है. उससे होता क्या है कि जो भी हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, यानी कि प्रोटॉन है, वो अपने आप को अलाइन कर लेता है इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो मशीन जो होता है, ये वाला मशीन, इट इंक्लूड्स अ बिग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट that creates a stable magnetic field which aligns hydrogen atom in one particular direction. बट फिर भी कुछ दूसरे एटम्स होते हैं, नॉन हाइड्रोजन एटम्स, जो अपने आप को उस हिसाब से अलाइन नहीं करते हैं. तो बाकी सारे एटम्स के लिए जो अपने आप को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं एज पर द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड, उनके लिए एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स रिलीज की जाती है. तो पहले एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया गया, जिसकी मदद से हाइड्रोजन एटम अपने आप को अलाइन कर लिया, हाइड्रोजन न्यूक्लियस अलाइन कर लिया.
जो नहीं अलाइन कर पा रहे हैं नॉन हाइड्रोजन टाइप के दूसरे एटम्स, उनके लिए एक दूसरी फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स छोड़ी जाती है। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स है, ये वो बाकी एटम्स को रीअलाइन कर देता है अपने हिसाब से। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स जो है, हाइड्रोजन एटम तो देखो इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया या इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया, जो बाकी एटम्स है वो अभी अलाइन नहीं हुए, उनके लिए एक अलग से रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स छोड़ करके उनको अलाइन किया गया इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। और फिर जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स को बंद किया जाता है, वो वापस से वो जो एटम्स थे जो पहले अलाइन नहीं हो पा रहे थे इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो वापस से अपने पुराने स्टेटस में लौटेंगे। उस प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसको कैप्चर करता है ये एमआरआई सिस्टम, और उस एनर्जी की मदद से एक सिग्नल जनरेट होता है। उस सिग्नल का इस्तेमाल करके फिर बॉडी के उस हिस्से का, जहां से ये सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, उस हिस्से का एक इमेज क्रिएट किया जाता है। सरल भाषा में मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझिए, पूछ लेगा सीधा सीधा जीएस पेपर 3 में एमआरआई टेक्निक क्या होता है, कैसे होता है, एक्सप्लेन कीजिए इन ब्रीफ। ब्रेन का मान लीजिए मैपिंग करना है, इमेज बनाना है, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया पहले, और मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद होगा क्या कि हाइड्रोजन तो अपने आप को अलाइन कर लिया, कुछ बाकी एटम से जो अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स रिलीज किया। रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स दे करके बाकी जो एटम्स थे वो अपने आप को अलाइन करेंगे बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स। फिर एकाएक से रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स को बंद कर दिया जाएगा, तो वो एटम जिन्होंने इस रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स के कारण अपने आप को अलाइन किया था, वो वापस से अपने आप को पुराने स्टेटस में लौटाएंगे। उस प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और वही एनर्जी को कैप्चर करके उसको सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करके उसकी मदद से ब्रेन की मैपिंग कर दी गई। तो दिस इज हाउ एमआरआई वर्क्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये जो टॉपिक है ये काफी पुराना आर्टिकल है, ये अप्रैल महीने में ही आया था। मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि इसको कवर करूं, बट इसमें कई सारी और भी बातें बतानी है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए काफी टाइम से मैं नहीं कवर कर रहा था, बट ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आर्टिकल में लिखा है अंडमान निकोबार के बारे में, उसके अलावा भी मैं कई सारी चीजें और बताऊंगा। देखिए डिटेल में समझते हैं बैकग्राउंड के साथ। सबसे पहले समझते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो देखिए, अगर आप चाइना की बात करें, तो चाइना का जो मेन पॉपुलेशन है वो ईस्ट साइड में यहाँ पे सेटल्ड है, चाइना के यहाँ पे। पहली बात तो बाकी मेनली डेजर्ट है चाइना का। दूसरी बात, चाइना भारत की तरह ही एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। जैसे हम लोग मेनली इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, वैसे ही चाइना भी इंपोर्ट पे डिपेंड करता है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। तो चाइना भी यहाँ से, ये वेस्ट एशियन कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करता है। अब चाइना लैंड के थ्रू तो कनेक्ट कर पाना चाइना के लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि बीच में तो पूरा पूरा डेजर्ट है, टकला मकान डेजर्ट एंड ऑल, गोबी डेजर्ट। बट चाइना को अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करना है इन वेस्ट एशियन कंट्री से, तो उसको फिर ऑयल सप्लाई लाना होगा थ्रू दिस रूट। और ये वाला रूट अगर आप देखें तो इट मूव्स थ्रू अ स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है आपको पता है, एक चोक पॉइंट, एक नैरो वाटर बॉडी हैविंग टू लार्ज लैंड मास ऑन द अदर साइड, उसको कहा जाता है स्ट्रेट। तो चाइना का ज्यादातर ट्रेड जो है, जो चाइना के ईस्टर्न रीजन के पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए ज्यादातर ट्रेड जो चाइना का होता है, खासकर एनर्जी ट्रेड, वो होता था इस स्ट्रेट के थ्रू, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और आप ध्यान से देखें तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, इन देशों के बीच में है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का का ओपनिंग पॉइंट जो है, वहां पे ठीक सामने है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच बिलोंग्स टू इंडिया। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे भारत ने बना रखा है अपना ट्राई सर्विस कमांड। ट्राई सर्विस कमांड जो भारत का इकलौता ट्राई सर्विस कमांड है, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड पे। मतलब यहीं पे हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स तीनों स्टेशनड है। और बेचारे चाइना का सारा ट्रेड यहां से गुजर रहा था। तो चाइना के लिए नेचुरली एक फियर जनरेट होगा कि नहीं होगा, कि कब भारत अपने इस अंडमान निकोबार आइलैंड पे जो अपना मिलिट्री प्रेजेंस है उसका इस्तेमाल करके
हमारा ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू एक्सेस को कट कर दे, और अगर ये मलक्का एक्सेस कट हो गया तो चाइना का सारा ट्रेड रुक जाएगा, एनर्जी सप्लाई रुक जाएगी, एंड चाइनीज इकोनॉमी माइट स्टार्ट क्रम्बलिंग, माइट फेस अ बिग सेटबैक। तो ये था चाइना का सबसे बड़ा खतरा, जिसको चाइना के प्रेसिडेंट 2003 में उन्होंने नाम दिया इसको मलक्कन डायलेमा, कि चाइना इज फेसिंग मलक्कन डायलेमा। China's entire, most of the trade flows through this Strait of Malacca, and this Strait of Malacca opens into Bay of Bengal, and just on the mouth of it there is Andaman and Nicobar, where India has Tri Service Command. And this Andaman and Nicobar was named as Iron Curtain that India had established for China in order to prevent its accessibility in the Indian Ocean via Strait of Malacca. तो तीन चार टर्म मैंने आपको दे दिए चाइना के लिए। एक थ्रेट जिसको नाम दिया चाइना ने मलक्कन डायलेमा, भारत का यहाँ पे ट्राई सर्विस कमांड जिसको नाम दिया जाता रहा है आयरन कर्टन ऑफ इंडिया। तो नेचुरल सी बात है कि चाइना इस डायलेमा को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। चाइना ऐसे अपने वल्नरेबिलिटी को बने रहने नहीं देगा। तो चाइना इसके बाद आया विथ अ प्रोजेक्ट जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2013 में यह प्रोजेक्ट लेकर के आया, जिसके अंतर्गत चाइना ने ऐलान किया, चाइना अनाउंस कि इट विल बी डेवलपिंग ए सीरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, पोर्ट्स, इन ऑर्डर टू कनेक्ट चाइनाज ईस्टर्न रीजन विथ यूरोपियन मार्केट्स, स्पेन, फ्रांस एंड ऑल। तो लैंड के थ्रू भी बनेगा, सी के थ्रू भी बनेगा। तो ये जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं इसमें कई सारे रोड, रेलवेज, पाइपलाइंस बिछाए जाएंगे, पोर्ट्स बनाए गए, और इन सबको कलेक्टिवली नाम दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आप देखो कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से दो लेकिन मुख्य प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो। ये वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि मेनली चाइना को यूरोप के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, बट उसके कई सारे सब प्रोजेक्ट्स भी हैं कि चलिए एक रोड यहां से यहां मिला दिया गया है, कि यहां से यहां मिला दिया गया। अब आप देखो, ये हमारा देश भारत और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में से दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो। ये वाला प्रोजेक्ट का नाम है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, विच गिव्स एक्सेसिबिलिटी टू चाइना इन द इंडियन ओशन, उसके बे ऑफ बंगाल में, थ्रू म्यांमार। म्यांमार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कहा गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के कासगर रीजन को कनेक्ट करता है विद द ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो दिस वे चाइना थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये वाला प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, गॉट एक्सेस इनटू द अरेबियन सी रीजन ऑफ इंडियन ओशन। तो चाइना जो मलक्कन डायलेमा फेस कर रहा था पहले, उसको उसने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर विथ दीज so many infrastructural projects, giving it connectivity to the Indian Ocean on one side of the Indian Ocean, Bay of Bengal, on the other side of the Indian Ocean in the Arabic Sea. China Myanmar economic corridor on the in order to get connectivity in Bay of Bengal, and China Pakistan economic corridor in order to get connectivity with Arabian Sea. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जाए तो ये चाइना के कासगर रीजन को कनेक्ट करता है ग्वादार पोर्ट विथ पाकिस्तान। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इट मूव्स बाय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन ऑफ इंडिया। ये हमारा हिस्सा है ना, अभी पाकिस्तान के कब्जे में, और वहां से चाइना ने रोड बना दिया है, और भारत was not taken into confidence. So that means this China Pakistan economic corridor, which is a kind of which is about $62 billion project, it is violating the territorial integrity of India. तो दुनिया के 70 से भी ज्यादा देश ज्वाइन कर चुके हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत को भी बार बार, नॉट जस्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दुनिया के 70 से भी ज्यादा देश चाइना का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ओवरऑल, इसको ज्वाइन कर चुके हैं। भारत को भी बार बार चाइना ऑफर देता है कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ। इससे कैसा होगा कि आपको यूरोपियन मार्केट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका ट्रेड बढ़ जाएगा, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, लॉजिस्टिक्स का खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन भारत इसको ज्वाइन नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजन। Joining Belt and Road Initiative means indirectly we supported China's China-Pakistan economic corridor, which moves via POK, where China has created a road without consulting us or taking into confidence or without taking our permission. तो अगर हमने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया तो इनडायरेक्टली हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी अप्रूव कर दिया, जो हमारा क्लेम ओवर पीओके रीजन को
डिनाई कर देगा, हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेल्फ डिफीट कर देगा। दूसरा, उसके अलावा चाइना की जो पॉलिसी है उसको कही जाती है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में दुनिया के अलग अलग देशों में वो प्रोजेक्ट बनाता तो है, पोर्ट डेवलप तो करता है, रेलवे लाइन डेवलप तो करता है, बाय गिविंग देम लोन्स, चीपर लोन्स पहले देता है उन देशों को, और जब वो देश वो लोन लौटा नहीं पाते हैं तो फिर उनसे उनके वो इंपॉर्टेंट टेरिटरी वो अक्वायर कर लेता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसी को कहा गया है चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी। पहले तो सस्ता लोन आराम से दे देता है और बाद में उस लोन के डेट में कंट्रीज को फंसा देता है। तो चेकबुक डिप्लोमेसी ऑफ चाइना एंड डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना विच आर ऑर्गेनिकली लिंक्ड कॉन्सेप्ट। तो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, चेकबुक डिप्लोमेसी का विक्टिम भारत नहीं बनना चाहता। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हम्बन तोता पोर्ट ऑफ श्रीलंका। चाइना ने श्रीलंका का यह हम्बन तोता पोर्ट डेवलप किया और उसमें 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च हुआ। श्रीलंका बेचारा वो लोन टाइम पे नहीं लौटा पाया, तो चाइना ने ये हम्बनतोता पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पे फोर्सफुली अक्वायर कर लिया। तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना क्लियरली रिफ्लेक्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ हम्बनतोता पोर्ट ऑफ श्रीलंका बाय चाइना। तीसरा है सिक्योरिटी थ्रेट। हम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? क्योंकि क्योंकि आप देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इंडियन ओशन में चाइना 7 ऐसे पोर्ट्स डेवलप कर रहा है अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, जो देख करके ऐसा लग रहा है कि चाइना भारत को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है इन द इंडियन ओशन। फॉर एग्जांपल, क्याकफाओ पोर्ट इन म्यांमार, चिटगांग पोर्ट इन बांग्लादेश, हम्बनतोटा पोर्ट इन श्रीलंका, माले पोर्ट इन मालदीव, ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान। So through this series of ports, China is trying to develop a kind of linear systems in order to encircle India in the Indian Ocean. तो कहीं ना कहीं चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मदद से कह तो रहा है दुनिया भर के देशों को कि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का उसमें स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी है। ये जितने भी पोर्ट्स बनाए हैं चाइना ने, चाइनीज नेवी जब चाहे यहाँ पे डॉक कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली पोर्ट तो बनाया चाइना ही नहीं, अभी लोन तो पूरी तरह से वापस हुआ नहीं है। जब भी चाइनीज नेवी यहाँ डॉक करेगी, उसका कोई भी नेवल शिप यहाँ डॉक करेगा, इट विल डायरेक्टली गिव अ थ्रेट फॉर इंडिया। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मतलब अ परमानेंट थ्रेट, जो हमेशा ही हेडेक बना रहेगा। अगर मान लीजिए कि आपका पड़ोसी आपके घर के सामने एक बंकर बना दे, ठीक है, अभी बंदूक बंदूक नहीं रखा है, लेकिन एक बंकर बना दिया है जहां पे कभी भी छुप के बंदूक लगा के फायरिंग की जा सकती है, तो आपको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा कि नहीं होगा? पता नहीं कब बंदूक लेके बैठ जाए, फायरिंग करना शुरू कर दे। तो इस ये जितने भी पोर्ट्स बनाए हैं चाइना ने इंडियन ओशन में, इसको कभी कभार सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नाम दे देते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो टर्म है, ये चाइना ने कभी इस्तेमाल नहीं किया ऑफिशियली। चाइना तो कहता है कि जी हम देखिए पोर्ट बना रहे हैं फॉर ट्रेड पर्पस, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना इज ऑल्सो मेकिंग दीज पोर्ट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट थ्रेट फॉर इंडिया। And these experts have given the name to these ports, series of ports in the Indian Ocean, which is part of overall Belt and Road Initiative. एक्सपर्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इस सीरीज ऑफ पोर्ट्स को नाम दिया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो यू कैन से कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज अ नोशनल कॉन्सेप्ट, इट इज जस्ट एन आइडिया which has never been used by China, but it is an idea according to which China, apart from developing overall Belt and Road Initiative for economic motive, is also building some critical infrastructure, military infrastructure, in order to pressurize its uh, uh, its hostile countries लाइक इंडिया। तो भारत को इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा है चाइना इन इंडियन ओशन थ्रू दिस सीरीज ऑफ पोर्ट्स, जिसको कुछ एक्सपर्ट्स ने नाम दिया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि अपना मलक्कन डायलेमा सॉल्व करते हुए चाइना ने क्या कर दिया, भारत के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दे दिया बाय डेवलपिंग सीरीज ऑफ पोर्ट, जिसको नाम दिया गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्ड चाइना कभी इस्तेमाल नहीं करता है, ये शब्द जो है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भारत के उन्होंने दिया है भारत सरकार को अवेयर करने के लिए कि कहीं ना कहीं चाइना इन द नेम ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज ट्राइंग टू इनसर्कल अस। ठीक है,
अब जब हम लोग बात कर रहे थे ट्राई सर्विस कमांड की, ये तो बात हो गई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात, थोड़ा सा दूसरे मुद्दे पे भी आ जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि काफी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार में हमारा ट्राई सर्विस कमांड है, ठीक है, जहां तीनों फोर्सेस हमारे स्टेशन है। उसके अलावा हमारे इंडियन आर्मी के 17 अलग अलग स्टेशन हैं, 7 स्टेशन हैं एयरफोर्स के। अ, देखिए, ओवर आई एम सो सॉरी, ओवरऑल 17 स्टेशन हैं या कमांड्स हैं, जिसमें से 7 ईच हैं आर्मी के और एयरफोर्स के, 3 हैं नेवी के। अभी भारत सरकार की एक कमेटी है, सतेतकर कमेटी, उसका कहना है कि भारत को सिर्फ अंडमान निकोबार में नहीं, भारत के ऊपर भी इस तरह के 17 जो अलग अलग कमांड्स हैं, जहां पे कहीं पे आर्मी है, कहीं पे नेवी है, कहीं पे एयरफोर्स है, उनको मिला करके ज्वाइंट कमांड बना देना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी 3 ज्वाइंट कमांड ओनली। ज्वाइंट कमांड मतलब जहां पे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों मिल करके हो, कोऑर्डिनेटेड तरीके से। अभी सिर्फ अंडमान निकोबार में है, जो आयरन कर्टन का काम कर रहा है चाइना के लिए, मलक्कन डायलेमा क्रिएट कर रहा था, तो अब तो वो भी खत्म हो गया, ठीक है। अभी सेकेतकर कमेटी का कहना है कि जो 17 अलग अलग कमांड्स है बाकी मेनलैंड इंडिया में, इसको मिला करके लेट अस हैव 3 मेन कमांड्स जो इंटीग्रेटेड कमांड हो। एक हो वेस्टर्न कमांड, दूसरा हो नदर्न कमांड और तीसरा हो सदर्न कमांड। और सदर्न कमांड को भी 2 सब पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सदर्न वेस्टर्न कमांड, सदर्न ईस्टर्न कमांड। और सब जगह पे फिर नेवी, आर्मी और एयरफोर्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करे। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये जो टॉपिक है, इतना डिटेल हमने डिस्कशन किया है, तो इस पे मैंने 2 यूपीएससी के प्रश्न सॉल्व कराए हैं। एक प्रश्न जो 2013 में आया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर, उसका सॉल्यूशन भी मैंने नीचे दे रखा है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। दूसरा आया था 2015 में प्रोजेक्ट मौसम के ऊपर। प्रोजेक्ट मौसम क्या है, वो आप ये वाला सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। फिर उसके ऊपर फिर ये दूसरा क्वेश्चन भी है। दोनों क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। अब एग्जाम आ रहा है तो ज्यादा आंसर लिखने हैं। टॉपिक नंबर 4 इज अबाउट अल्फा फोल्ड ड्रग डिस्कवरी एआई मॉडल। तो कहीं एआई पे प्रश्न आए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, गूगल की एक कंपनी है डीप माइंड, जो फार्मास्यूटिकल ब्रांच ऑफ गूगल है। उसने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है, अल्फा फोल्ड। अल्फा फोल्ड की मदद से क्या किया जा सकता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड या प्रोटीन के डिटेल्ड 3D स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। तो इट इज बेसिकली अल्फा फोल्ड वर्क्स ऑन इनपुट आउटपुट मॉडल। एक तरफ, एक एंड से आप वो प्रोटीन को डालिए, दूसरे एंड से वो डिटेल्ड आपको 3D स्ट्रक्चर बना करके दे देगा अल्फा फोल्ड। ये एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल है अल्फा फोल्ड, जिसको बनाया है गूगल की कंपनी डीप माइंड ने, और जो किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर तुरंत मिनटों में बना करके दे देता है। किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर हम आसानी से समझ गए, तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन डिजीजेस को समझने में फायदा मिलेगा और उसके लिए बेहतर से बेहतर मेडिसिन क्रिएट करने में भी आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि अभी तक हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चरिंग नहीं कर पा रहे थे। अभी तक प्रोटीन स्ट्रक्चरिंग के लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं वो है एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये सब टेक्निक्स तो हैं ही जिससे किसी भी प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बनाया जाता है, बट ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। किसी किसी केसेस में तो साल साल भर लग जाता है। ट्रायल एंड एरर मेथड भी होता है। इससे काफी अच्छा मेथड डेवलप हो गया है एआई बेस्ड अल्फा फोल्ड, जो मदद करेगा 3D स्ट्रक्चरिंग ऑफ एनी प्रोटीन, और इससे इंसानों की बीमारियां और उसके लिए इलाज प्रपोज करने में काफी मदद मिलेगी। तो याद रखिए, एक तो प्रीलिम्स में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है जो अगले साल प्रीलिम्स देने वाले हैं। दूसरा, जिन लोगों को मेंस लिखना है इस साल, आपसे या तो पूछा जा सकता है एआई रिलेटेड क्वेश्चन कि एआई का अलग अलग फील्ड में क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो वहां पे आप लिखना कि एआई का मेडिकल साइंस के फील्ड में अच्छा एग्जाम्पल है अल्फा फोल्ड डेवलप्ड बाय डीप माइंड ऑफ गूगल, वेयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन कैन बी इजिली डेवलप्ड। राफा बॉर्डर से रिलेटेड पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। और कार्बन फार्मिंग के लिए जीरो टीलेज करना होता है, हाई टीलेज नहीं करना होता, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है।
और यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।